हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम में। हम लोग जेटेड 2022 को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। आपको ही पता है कि सितंबर के आसपास जेटेड का आयोजन होने वाला है, तो हम लोग ईवीएस की कक्षा में आ चुके हैं। देख सकते हैं अध्याय दूसरा है जो फूड है, हम लोग का दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग फूड का दूसरे भाग को करेंगे। पहले भाग को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। आज यूनिट दूसरे का लेक्चर नंबर तीसरा है। इस चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम पर आपको लगभग सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। सीडीपी का भी आप लोग को वीडियो मिल रहा है। ईवीएस की कक्षा लगातार चल रही है। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस आपको पहले दिखा देते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 1 में परिवार एवं पड़ोस, परिवार एवं मित्र को बहुत ही अच्छे से किए हैं, बहुत ही डिटेल में किए हैं। जरूर जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। दूसरे यूनिट में हम लोग देख सकते हैं भोजन है, पौधे हैं और जंतु है। 3 चैप्टर दूसरे पार्ट में बांटा गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, भोजन को कर रहे हैं। हम लोग उसके भाग 1 को कर चुके हैं। आज हम लोग भाग दूसरे में है। बहुत सारे चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। भोजन को किस प्रकार पकाया जाता है, भोजन का किस प्रकार के कौन-कौन से अवयव अवयव है। हम लोगों ने पहले पार्ट में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जंतुओं से उत्पादन भोजन, पादप जंतु उत्पादन, सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक-एक करके देखा है। आज हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में दूसरे भाग को करेंगे। चलते हैं एक-एक करके सीखते हैं क्या है। तो पहला है भोजन के अवयव कौन से हैं, ये चीज़ को हम लोग सीखते हैं। तो भोजन में बहुत सारे घटक होते हैं। आपको भी पता है कि एक भोजन जो पदार्थ है जैसे चावल ही है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। एक एक करके सीखते हैं पहले क्या है, चलते हैं। तो भोजन के अवयव में पहला पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, मनुष्य को सारे कार्य, ठीक है, वृद्धि हो, स्वास्थ्य हो एवं जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपको ही पता है मनुष्य बहुत सारे कार्य करता है, जैसे हो गया चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, अन्य बहुत सारे कार्य करता है। तो उसके लिए क्या होती है, मनुष्य को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो वो भोजन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, हमें वृद्धि करने के लिए चाहे फिजिकली रूप से हो चाहे मेंटली रूप से हो, बहुत सारे डेवलपमेंट की क्रिया है जो हम लोग सीडीपी के पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे कार्यों के लिए हमें क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। भोजन के बहुत सारे अवयव होते हैं जो शरीर के लिए हमें विशेष उपयोगी होते हैं। कौन कौन से वो घटक होते हैं, कौन कौन से अवयव हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। यहाँ तो देख सकते हैं सीधी तौर पर बताया गया है। भोजन के भोजन से प्राप्त जो पोषक तत्व है कौन कौन से हैं, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा हो गया प्रोटीन। हमें भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व मिलते हैं, तो एक हो गया पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया वसा, चौथा हो गया विटामिन। अन्न हमें क्या मिलते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। अन्न जो जो है वो क्या है, जल एवं वृक्षांश की भी आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है। ठीक है, पोषक तत्व में। ठीक है, चलते हैं एक एक करके हम लोग डिटेल से अब पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सामान्य ऊर्जा देने वाला एक पोषक तत्व है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन है, ये कार्बोहाइड्रेट जो भी पदार्थ है, इनसे हमें क्या होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। इसका निर्माण क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किन से मिलकर बना होता है, तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, CH2ON। ठीक है, और इसका अनुपात देख सकते हैं क्या है, 1:2:1। यहाँ पर अगर हम समझे बहुत ही अच्छे से तो CH2 यहाँ नीचे में O और इसका होल N। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन की मात्रा कितना है, 1 है, हाइड्रोजन की मात्रा कितना हो गई, 2 हो गए, और ऑक्सीजन की मात्रा हो गया 1। ठीक है, तो यही अनुपात में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्या है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट का ही रूप क्या होता है, मंड होता है, और शर्करा के रूप में सम्मिलित होता है। ठीक है, हमारे जो भोजन होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं, इसको भी देखेंगे। ठीक है, यह सबसे क्या होता है, सबसे सस्ता साधन है। कौन, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही सरल आसानी माध्यम से हमको घरेलू पदार्थों से भी मिल सकता है। तो कौन कौन से हैं, अनाज हो गए, ठीक है, आलू से भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, चावल हो गया, गुड़ हो गया, शकरकंद हो गया, साबूदाना हो गया, आदि से हमको क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आपको वहां पर जब पहले हम लोग थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट को थ्योरी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारेंगे तो आपको साफ वहां पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको याद रखना होगा कि अनाज जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट है, आलू हो गया, चावल हो गया, गुड़ हो गया, शकरकंद हो गया, इन सब में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पूरे थ्योरी को कर लेते हैं, इसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बहुत जल्दी उसको लाएंगे प्रैक्टिस सेट को। ठीक है,
तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में हो गया पहला यहाँ पर मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? यह सभी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें सबसे सरल कौन है? मोनोसेक्राइड है। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो मतलब एक। यह सबसे सरल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यह सरल रंगहीन होता है। आपको भी इस बात को ध्यान रखना है कि मोनोसेक्राइड जो होता है वह रंगीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। घुलनशील होता है, ठीक है, ये आपस में घुल मिल सकते हैं, ठीक है। ये मीठा होता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या विशेषता है? तो ये रंगीन होता है, घुलनशील होता है और मीठा होता है। इसके आधारभूत फॉर्मूला कौन है? CH2O होल इसके बाद N, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मोनोसेक्राइड के कुछ प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत मोनोसेक्राइड का अगर आपको एग्जाम्पल दिखने के लिए मिलेगा तो पहला आएगा ट्रायोस हो गया, दूसरा हो गया टेट्रोस हो गया, और इसके बाद हो गया हेक्टोस। हेक्टोस से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जेटेट के पेपरों में कि इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, ठीक है। तो हेक्टोज का ही रूप कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज हो गया, इसके बाद हो गया फ्रुक्टोज, इसके बाद हो गया गैलेक्टोज, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या है देखते हैं। मोनो के बाद क्या होता है? मोनो के बाद आता है डाइसेक्राइड। डाई मतलब क्या होता है? दो। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो यहाँ पर डाइसेक्राइड क्या है इसको भी समझते हैं। यह मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। आपको पता चल रहा है कि मोनोसेक्राइड में यहाँ पर एक अणु मिलकर बना होगा, तो डाइसेक्राइड में क्या हो जाएगा? दो अणु मिलकर आपस में बने होंगे, ठीक है। इसका आधारभूत अगर आपको फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है? C12H22O11, जो चीनी का फॉर्मूला है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। यहाँ पर चीनी का भी ये फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला हो गया C12H22O11, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको डाइसैकेराइड का जो आता है इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? तो हो गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। अब ये कहाँ से प्राप्त होते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। तो पादप से हमको कौन कौन से मिलते हैं? माल्टोज और सुक्रोज मिलते हैं। पादप जो उत्पाद होता है, हम लोगों ने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा है कि पादप उत्पाद कौन कौन से हैं, जंतु उत्पाद कौन कौन से हैं। अगर नहीं देखे तो जरूर पहले उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि पादप से हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो माल्टोज मिलता है और सुक्रोज मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमको जंतु से क्या मिलता है? तो लैक्टोज मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहां से आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लैक्टोज की सर्वाधिक जो प्रतिशत मात्रा होती है, जो उसमें अधिकांश पोषक तत्व जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट की, लैक्टोज में, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा मानव माता के दूध में होती है, ठीक है। आप भी देखते होंगे माँ जो होती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उससे क्या होता है? एक बच्चे को लैक्टोज की पर्याप्त मात्रा मिलती है। और हमको अब माल्टोज कहाँ से मिलेगा? तो माल्टोज अंकुरित बीज जितने भी है, आप देखते होंगे चना हो गया, चाहे मूंग का हो गया, चाहे वो बूट का हो गया, बहुत सारी चीज के चने आते हैं, तो उसमें बीजों से हमको क्या होता है? माल्टोज की प्राप्ति होती है। और सुक्रोज कहाँ से प्राप्त होता है? तो ईख से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सुक्रोज जो होता है ईख से, जो है केतारी जिसको बोला जाता है, उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब होता है पॉलीसेक्राइड। पॉली यहाँ देख सकते हैं तीसरा, पहला हो गया मोनो, दूसरा हो गया डाई, तीसरा हो गया पॉलीसेक्राइड। यह अनेक मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आपको पता है पहला हम लोग ने पढ़ा मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड में क्या था? ये दो अणुओं से मिलकर बना होता है मोनोसेक्राइड की तुलना में। अब पॉली में क्या होता है? ये बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका जो आधारभूत फॉर्मूला, इस बात को याद रखिएगा, C6H11O5 होल द पावर N, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके फॉर्मूला को। चलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के कारक कौन कौन से, इस बात को देखते हैं कि इसका वर्क क्या है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों अपने भोजन में लेते हैं, तो यहाँ समझते हैं। पहला पॉइंट है ऊर्जा प्रदान करना। आपको भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होती है? कोई भी भोजन लेते हैं तो हमको उससे क्या प्राप्त होती है? एनर्जी की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे अधिक मात्रा शरीर के कार्यों, विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होती है, और जो हमें क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। कोई भी भोजन हम लोग लेते हैं तो उससे क्या होती है? हमें एनर्जी प्राप्त होती है। यह ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है और सस्ता स्रोत भी है, क्योंकि आपको घरेलू खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी की प्राप्ति होती है? तो 4 कैलोरी की हमको प्राप्ति होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर लेंगे तो 4 कैलोरी की मात्रा हमको क्या होती है? प्राप्त होती है, एनर्जी की मात्रा, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन की भी बचत में सहायक करता है। किस प्रकार से बचत करता है इसको देखते हैं। यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इससे शरीर की समुचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो जाती है। आपको पता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ले तो हम अगर कम मात्रा में प्रोटीन को भी ले तो इससे क्या हो सकता है? काम चल सकता है। यहाँ देख सकते हैं। अतः प्रोटीन की मात्रा अन्य कार्यों के लिए क्या हो जाती है? सुरक्षित रहती है। मान लीजिए कि अगर हम अपने भोजन में
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लिए और प्रोटीन लिए, हमको एनर्जी काम में अगर लग गया कि कार्बोहाइड्रेट से ही हमको उतना एनर्जी प्राप्त हो गया, तो प्रोटीन की मात्रा जो होगी वह अन्य कार्य के लिए क्या हो जाएगी, सुरक्षित बच जाएगी। ठीक है, वह अन्य कार्यों में उसका उपयोग होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का ये था। इसके बाद तीसरा कार्य है कार्बोहाइड्रेट का क्या, कि पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने में। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। तो सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थ को क्या करते हैं, बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो ज़्यादा उसको उससे पोषण तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने में मदद करते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट का कोई पोषक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये हमारी आंतों एवं मांसपेशियों को क्या करते हैं, सुरक्षित एवं नियंत्रित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का एक काम क्या हो गया, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में हमें क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निष्कासित करने में भी मदद करते हैं। आप देखिएगा जैसे आलू का छिलका, वो शरीर में पचता नहीं है, वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद करता है। ठीक है, अगला समझते हैं वसा की भी बचत। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन की बचत को समझा, उसी तरह हो गया कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, अगर हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को ले लेंगे तो वसा की भी मात्रा क्या हो जाएंगी, संचित हो जाएगी। उसका जो वसा है वह अन्य कार्यों में क्या हो जाएगा, डिपुट हो जाएगा, लग जाएगा। फिर हो गया कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायता करता है। ठीक है, ये अन्य कुछ बिंदु है, देख लीजिएगा। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या चीज को, प्रोटीन को समझते हैं कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट बताया गया है कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन शरीर बनाने वाले पोषक तत्व है। ऐसा क्यों बोला गया है, आगे चल के हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसे शरीर वर्धक भोजन भी करते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन को किस प्रकार का भोजन कहा जाता है, तो शरीर वर्धक। क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे शरीर की क्या होती है, ग्रोथ होती है, जो टूटी फूटी हड्डियां जो होती है। देखिएगा, तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के ऊतकों को बनाने तथा उसकी मरम्मत करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। आपको ही पता है कि मनुष्य के शरीर में क्या होती है, रहती है, हमेशा टूट फूट होती रहती है, कोशिका के द्वारा या ऊतकों का हमेशा टूट फूट, हड्डियां टूट गई थी, हो गया, तो उसकी मरम्मत कौन करता है, ये प्रोटीन ही करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए हड्डियों और मांसपेशियों के उचित विकास के लिए भी प्रोटीन क्या करती है, एक आवश्यक भोज्य पदार्थ है। ठीक है, तो हमारी मांसपेशियों को क्या करती है, विकास करने के लिए, शरीर के डेवलपमेंट करने के लिए, या टूटी हुई कुछ भी भाग को मरम्मत करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन एक बहुत ही आवश्यक तत्व है, या उससे हमें प्राप्त होती है। इसे किस प्रकार का भोजन कहते हैं, तो इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने वाले प्रमुख जो पोषण तत्व हैं वो क्या है, एमिनो एसिड है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो हमारा प्रोटीन के हमारे शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण करता है उसका मुख्य जो अवयव है वो कौन है, एमिनो एसिड है। हमारे शरीर में 20-21 प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे क्या है। यहाँ देखिए अगला पॉइंट है, मांसपेशियां तथा त्वचा, नाखून तथा बाल, यहाँ देख सकते हैं सभी चीजों के विकास में क्या होता है, प्रोटीन क्या करते हैं, महत्वपूर्ण एक भाग होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं पौधे तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। आपको ही पता है, हम लोगों ने पहले वीडियो में समझा है कि किस प्रकार के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक हो गया पादप जगत, एक हो गया जंतु जगत। नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं पौधे से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन से उत्तम होते हैं। इस बात को बताया गया है कि जो हमें जितना मात्रा में पौधे जगत से हमको प्राप्त होगा प्रोटीन, वो जंतु जगत की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। किसमें, प्लांट प्रोडक्ट में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पर, प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयव जो होते हैं उनकी प्रतिशत मात्रा कभी कभी पूछ दी जाती है। तो कौन कौन से है, कार्बन की मात्रा जो होगी प्रोटीन में वह 50% होगी, हाइड्रोजन की मात्रा जो प्रोटीन में होगी वह 7% होगा, ऑक्सीजन की मात्रा 23%, नाइट्रोजन की मात्रा 16%, सल्फर की मात्रा 0.3% होता है, और फास्फोरस की मात्रा 0.3% होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 7% होता है, ऑक्सीजन की मात्रा 23% होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आपको ही पता है, देख सकते हैं कि ये क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब सभी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से बना है, जो 20-21 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं मनुष्य के शरीर में। अब हम समझते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि प्रोटीन पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों से क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे से इस बात को समझे हैं कि प्रोटीन हो चाहे कोई भी चीज हो, हमें 2 जगत से क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। एक तो हो गया जंतु जगत, एक हो गया वनस्पति जगत या पादप जगत। ठीक है,
मनुष्य, पशु एवं वनस्पति दोनों माध्यम से क्या करता है, प्रोटीनों का उपयोग करता है। उनका स्रोत दो प्रकार से है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके। पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, पक्षी बहुत सारे हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, सारे क्या हो गया, पशु जगत से हमें प्राप्त प्रोटीन हो गया। अब अगर हमको प्रोटीन की मात्रा अगर पौधे जगत से प्राप्त करना है तो किसे किसे प्राप्त करेंगे, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। सूखे मेवे हो गए, मूंगफली हो गए, अनाज हो गए, दाल हो गए और मटर, ये सभी क्या होते हैं, पादप जगत हो गए। ये हो गया जंतु जगत जिससे हमें प्रोटीन की मात्रा की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं। एक एक भाग को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के समझे उसी तरह प्रोटीन, फिर वसा, इस तरह से हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक है। आपको ही पता है मनुष्य का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही होते रहता है, शिशुआवस्था तो बाद में आता है। इस चीज को हम लोगों ने सीडीपी के पार्ट में बहुत ही अच्छे से समझा। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके पूरे वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। तो शरीर के विकास में क्या होता है, भ्रूणावस्था से ही जैसे जैसे शरीर का विकास होते जाता है वैसे वैसे और अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती जाती है। आपको ही पता है मनुष्य का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो उसके भूख में भी वृद्धि होगी, उसे अधिक मात्रा में एनर्जी की भी आवश्यकता होगी, उसका कार्य करने का क्षमता भी बढ़ जाएगा। एक बच्चा था तो वो पहले क्या होता था, सोया रहता था, उसको थोड़ा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, कम मात्रा में भी तो उसका शरीर जीवन यापन चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो उसको अधिक मात्रा में क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की भी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की भी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, वसा हो गया, सारी चीज का उसकी मात्रा जो होगी उसकी अधिक मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है। यही बात को बताया गया है कि शरीर के विकास में क्या होता है, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। इस बात को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर क्या होती रहती है, टूट फूट होती रहती है। मनुष्य का शरीर है, कहीं अधिकांश भागे क्या होती है, कोशिका का भाग हो गया, उत्तके हमेशा क्या होती है, टूटती फूटती रहती है। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा क्या होती है, आवश्यक होती है। नए तंतुओं के निर्माण एवं टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए क्या होती है, प्रोटीन एक बहुत ही आवश्यक घटक है। आपको पता है शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्या करते हैं, प्रोटीन नए तंतुओं का निर्माण करता है और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि इसका कार्य कौन सा है। तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए भी ये क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो शरीर में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रोटीन क्या है, एक आवश्यक घटक है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तो हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, प्रोटीन से ही प्राप्त होती है। हम लोगों ने पहले ही भाग में कार्बोहाइड्रेट के भाग में भी पढ़ा कि अगर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में अगर हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं मिला, अगर हम लोगों ने आज प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लिया है तो क्या करेगा, प्रोटीन ही कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी के बराबर क्या करेगा, उसको एनर्जी प्राप्त करवा देगा और शरीर के कार्यों के लिए उसको मदद करेगा, ठीक है। तो शरीर में प्रोटीन क्या करता है, अगर हम लोगों ने वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं ले पाए हैं आज किसी कारण से भोज्य पदार्थों में, तो क्या करता है, तो प्रोटीन से ही हमें उस एनर्जी की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए भी कौन है उपयोगी, आपका प्रोटीन है। शरीर पर विभिन्न रोगों का आक्रमण होता रहता है। आपको ही पता है कि बहुत सारे रोग हम लोग के शरीर पर अटैक करते रहते हैं, ठीक है। उसे लड़ने का काम आपको भी पता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी करते रहते हैं। परंतु शरीर अपने स्वाभाविक रोग निरोधक क्षमता के कारण क्या करता है, स्वस्थ बनाए रहता है। आपको पता है जब आप एक अच्छा भोज्य पदार्थ को लीजिएगा तो आपको लड़ने की जो क्षमता होगी शरीर के अंदर से, जो आपको जो इम्यूनिटी पावर जो होगी वो क्या करेगी, स्टेम बनाएगी, आपको मजबूत बनाएगी, स्ट्रांग बना देगी, ठीक है। तो प्रोटीन शरीर में इस रोग निरोधक क्षमता को क्या करता है, उत्पन्न करता है और महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को अदा करता है। आपको पता है कि क्या करता है प्रोटीन, बहुत सारे बाह्य जो आक्रमण जो होते हैं रोगों का, उसे लड़ने में मदद करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही और सारे बहुत सारे पॉइंट है कि एंजाइम तथा हार्मोन के निर्माण में भी प्रोटीन का उपयोग है। फिर हो गया विभिन्न कार्यों में सहायक है। इसमें क्या है, रुधिर के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन का एक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। नोट में यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो प्रारंभ से अंत तक, इस बात को बताया गया कि प्रारंभ से अंत तक का मतलब है कि आपका भ्रूणावस्था से यानी कि गर्भावस्था से लेकर आपके अंतिम अवस्था तक क्या करता है, प्रोटीन एक बहुत ही आवश्यक घटक है जो मनुष्य के वृद्धि एवं विकास में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। जो प्रारंभ से अंत तक के निर्माण में, विकास एवं वृद्धि तथा रखरखाव के लिए एक बहुत ही उपयोगी आवश्यक घटक है। इस बात को हम लोगों ने समझे बहुत ही अच्छे से। चलिए अब हम लोग वसा को समझते हैं। जो फैट होता है ये क्या है,
डिटेल से समझेंगे। इसके बाद हम लोग सारे चीज़ों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारिएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं वसा क्या है। वसा से हमें ऊर्जा और ऊष्मा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आपको ही पता है कि वसा भी एक क्या पोषक तत्व है, एनर्जी वाला पोषक तत्व है। इससे हमें क्या होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। हम लोगों ने पढ़ा उसके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने उसके फॉर्मूला को पढ़ा था CH2, इसके बाद O और इसके बाद होल दी पावर N, हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के। तो यहीं पर बोल रहा है कि इसमें भी जो अनुपात होगा 1:2:1 की मात्रा में वसा भी होगी, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होगी। किसमें, वसा में। वसा हमें गर्म रखने के लिए त्वचा में संचित होते रहता है। आपको पता है, आप देखिएगा मनुष्य के शरीर में जो पेट होता है किसी किसी का फूला हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, वो जो यहाँ पर जो क्या हो जाता है, वसा की मात्रा, यहाँ जो चर्बी जिसको बोला जाता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है। ये बाह्य भोज्य पदार्थों के कारण ऐसा अधिकांश देखने के लिए मिला है। इसे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि वसा जो हमें होती है, वसा हमें गर्म रखने के लिए त्वचा को संचित करती है। आप देखिएगा ठंडे के दिनों में भी जिसके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसके आप देखिएगा शरीर जिसका जब फूला उला होगा, तो उसमें जो पर्याप्त मात्रा में अगर वसा होगी तो उसको ठंडा कम लगता है। वो आदमी देखिएगा हम नहा लेगा, चाहिए ठंड में ही कपड़े खोल के भी इधर उधर घूमने लगते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, उसके शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जो उनको क्या करती है, अंदर से गर्म रखती है। इसी कारण वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, आप देखिएगा घूमते रहते हैं, ठीक है। तो भोजन में वसा की उपस्थिति भोजन को क्या कर देती है, स्वादिष्ट बना देती है। स्वादिष्ट तो बनाती है लेकिन एक तरह से हानिकारक भी होती है। देखेंगे हम लोग क्या है। भोजन को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाने में वसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, परंतु इसे पचने में बहुत लंबा समय लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो वसायुक्त जो भोज्य पदार्थ होगा उसको जो मनुष्य के शरीर में पचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हमें वसायुक्त भोजन करने के बाद हमें बहुत समय तक भूख नहीं लगती है। अगर आप देख लीजिएगा कि अगर आप बाहरी भोजन को करिएगा तो आपको बहुत समय तक लगेगा कि आपको भूख नहीं लगा है। तो क्यों, तो वो एक वसायुक्त जो भोज्य पदार्थ है वो आपको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी आपको दे देता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या होता है, आपको भोजन की भूख महसूस नहीं होता है, ठीक है। अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ हमें क्या करती है, मोटापा और आलसी बना देती है। आप देखिएगा कोई भी अगर अब अधिक मात्रा में वसायुक्त भोज्य पदार्थ को लीजिएगा तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ आराम से सोने का हो गया, आपका शरीर पूरा मोटा थुलथुल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, आलसी टाइप के बन जाते हैं, अत्यधिक जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं क्या है, वसायुक्त के प्रकार कौन कौन से हैं, आप समझते हैं। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया जंतु से प्राप्त, हम लोगों से देखते हैं वसा किस प्रकार से जंतुओं से प्राप्त होती है, और वनस्पति से किस प्रकार से प्राप्त होती है, पौधे जगत से किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो जंतु से हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है वसा, तो दूध से, ठीक हो गया, पनीर हो गया, अंडा से हमें वसा की मात्रा की प्राप्ति होती है, मछली हो गए, अन्न और बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसे हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होती है। वनस्पति के द्वारा देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वनस्पति वसा में तेल हो गया, अखरोट हो गए, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, सरसों तेल हो गया, तिल हो गया, आदि से हमें क्या होती है, वसा की पर्याप्त मात्रा का क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है, हमें मिलती है। अब वसा के कार्य कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया ऊर्जा प्रदान करने में। वसा भी हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, जहाँ पर हम लोगों को क्या था, कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को 4 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा मिलती थी, तो वसा से हमको कितना मिलता है, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा मिलती है। यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऊर्जा का संग्रहण। ये ऊर्जा का संग्रहण किस प्रकार से करता है, इस बात को समझते हैं। तो शरीर में अतिरिक्त वसा की मात्रा वसीय तंतु में उपस्थित रहती है। आवश्यकता के समय यह क्या होता है, संचित वसा ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त रहता है। क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। मनुष्य के पूरे शरीर में आप देखिएगा, जो जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होगी, जो फैट जमा हो जाता है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है आपका स्टोर रहता है, ठीक है। ये जो वसा का जो मात्रा है वो क्या होता है, जमा रहता है पूरे शरीर में, ठीक है। जब आपकी मात्रा, अगर आप पर्याप्त मात्रा में एक दिन अगर भोजन नहीं करते हैं तो आपको फिर भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होता है। इसका कारण क्या है, वैसे जो मनुष्य जो होते हैं जिसके शरीर में वसा की पर्याप्त मात्रा होती है, तो ये वसा क्या होता है, टूट के आपके शरीर में क्या होता है, एनर्जी प्रदान करता है। इसलिए आपको देखिएगा भूख भी नहीं लगेगा और आपको कमजोरी महसूस नहीं होगा, जो वसा जिसके शरीर में पूरे वसा की मात्रा पर्याप्त होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टोर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। तीसरा पॉइंट है
शरीर के तापक्रम नियंत्रण में भी सहायता करता है। आपको भी पता है कि अगर बाहर में ठंडा है और मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा में वसा जमा हुआ है, ठीक है, तो उसको ठंडा बहुत कम लगता है, ठीक है। यहाँ समझते हैं, त्वचा के नीचे वसा की एक सामान्य परत जम जाती है। मनुष्य के शरीर में क्या होती है, वसा का एक पूरा लेयर जम जाता है, जिसके कारण शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरण से क्या होता है, नियंत्रित होता रहता है। आपको बाहर में अगर ठंडा है तो आपको शरीर फिर भी आपको गर्माहट महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक वसा का जो लेयर बना हुआ है आपको अंदर से गर्माहट महसूस करवाती है, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है। इस बात को समझते हैं क्या है। तो वसा शरीर के कोमल अंग जैसे हो गया वृकक, हृदय हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया आदि के बाहर गुर्दे नुमा रचना बनाकर उसको आघातों से बचाता है। आपको पता है, जिसके शरीर में अगर मान लीजिए ये किडनी है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये किडनी है, ठीक है, ये आपका किडनी वाला भाग है। अगर इसमें वसा की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में है ऊपर से, तो क्या करेगा, बाह्य आघात से इसको क्या करेगा, बचाएगा। ये जो वसा का जो लेयर जमा हुआ है, हृदय ही है, मान लीजिए अगर हृदय ही है, ठीक है, फेफड़ा ही है, इससे क्या होगा कि आपको बाह्य जो भाग से अगर इसके ऊपर जो जमा हुआ है लेयर वसा का, ये क्या करता है, बाह्य आघात से आपको बचाने में मदद करता है बहुत सारे ग्रंथियों को, ठीक है, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, अन्य बहुत सारे जो भी ग्रंथि है उसको बचाने में मदद करता है, क्योंकि ये एक लेयर ऊपर से चढ़ा हुआ रहता है जो आपको बाह्य वातावरण से भी सुरक्षित महसूस करता है। अन्य बहुत सारे पॉइंट है वसा के, अधिक अधिक अवधि तक संतुलित भोजन प्रदान करना। आपको पता है, अगर आप पर्याप्त मात्रा में, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा नहीं मिली, प्रोटीन की मात्रा नहीं मिली, तो इससे क्या होता है, ये वसा जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे टूट कर उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण आपको भूख भी नहीं लगती है, जिससे शरीर में अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में वसा की होती है। प्रोटीन की भी बचत करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी मदद करता है वसा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्या है, विटामिन। विटामिन को समझते हैं क्या है। ये पहला पॉइंट है, यह शरीर को यह शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जेटेड में पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा पदार्थ है जो हमें शरीर में किसी भी प्रकार के एनर्जी प्रदान नहीं करता है, तो कौन है, विटामिन है। यह शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, वो कौन है, विटामिन है, ठीक है। दूसरा होता है, विटामिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने में, स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है। विटामिन हमें क्या करता है, बहुत तरह से हमें शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक विटामिन का विशेष कार्य होता है। बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन बी के बहुत सारे भाग है, जैसे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, फिर विटामिन 12 हो गया, इस तरह बहुत है। फिर विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ऐसे बहुत सारे विटामिन है। ये सभी हमें क्या करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। प्रत्येक विटामिन का अपना अपना विशेष कार्य होता है। हमें विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियों तथा दूध, अंडे, फल, मांस, दो प्रकार के पोषक तत्व हैं, जो हमें घटक है। तो आपको एक जंतु उत्पाद से भी मिलेगा विटामिन, और एक हो गया पादप जगत से भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गया, ठीक है, दूध हो गया, फल हो गया, अंडे हो गए, मांस मछली हो गई, इनसे हमें क्या होती है, विटामिन की मात्रा मिलती है। एक एक करके सब चीज को समझेंगे। अगला पॉइंट है, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है, जिनमें से कौन है, जिनमें से कुछ को विटामिन ए बोला जाता है, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, और विटामिन के जो प्रमुख है, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सभी विटामिनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, इसको समझेंगे, क्योंकि विटामिन बी के अंतर्गत बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि जैसे हो गया विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी टू हो गया, विटामिन बी12 हो गया, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि एक समूह होता है बी में, ठीक है, अन्य में नहीं होते हैं। ये विटामिन ए में नहीं होते हैं, विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स होता है, एक समूह होता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब समझते हैं विटामिन ए क्या है। ये क्या होता है, यह आंख, बाल तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में क्या करता है, मदद करता है। आपको आंखों की, आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रोशनदी हो जाता है। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे एक एक करके किससे कौन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसे कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो यह आंख, बाल तथा त्वचा को क्या करता है, स्वस्थ बनाने में मदद करता है। मछली का तेल, दूध, मक्खन, पालक, अंडे का पीला भाग विटामिन ए के क्या कौन कौन से प्रमुख स्रोत है। आपको भी पता है कि अंडे का जो पीला भाग होता है उससे हमें क्या होती है, विटामिन की मात्रा मिलती है। तो यहाँ पर हो गया मछली का तेल हो गया, उससे विटामिन ए की मात्रा मिलती है। दूध हो गया, मक्खन हो गया, पालक हो गया, अंडे का पीला भाग हो गया, के प्रमुख स्रोत कौन है, विटामिन ए के, ठीक है। अब विटामिन बी को समझते हैं क्या क्या है।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का समूह। आपको ये पता चल गया कि इसको क्यों कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन को विटामिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, तो विटामिन बी को जो होता है, विटामिन बी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों बोलते हैं? जिसमें अंतर्गत कौन कौन आता है? विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, विटामिन बी12 क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे विटामिन बी क्या है। विटामिन बी हमारे विकास में क्या होते हैं? शरीर के विकास वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसमें हृदय जो होता है सामान्य रूप से कार्य करता है। स्नायु तथा मांसपेशियों का विकास भी इसी से होता है। विटामिन बी अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, अच्छे मात्रा में है, तो हमारे मांसपेशियां जो होती है उचित रूप से क्या होता है? विकास होता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो समुद्री भोजन जितने भी है, जैसे समुद्री मछली हो गए, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं समुद्र में, वे हमारे विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हो गए। दालें हो गए, बहुत सारे तरह के दाल है, खमीर हो गया, मांस हो गया, मटर हो गया, पनीर और हरी जो दूध हो गया, हरी साग सब्जियां क्या हैं? विटामिन बी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अब विटामिन बी2 को समझते हैं। ठीक है, यह हमारे विकास में क्या होते हैं? सभी जितने भी विटामिन हैं हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन अगर आपको 2 प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? अंडे हो गए, मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर, दूध, हरी साग सब्जी और मटर से प्राप्त होते हैं। अब विटामिन बी12, अब इसको भी समझते हैं। विटामिन बी12 क्या है? आरबीसी का विकास करता है। आरबीसी आपको पता है, रेड ब्लड सेल जिसको बोला जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? विटामिन बी12 जो है ये क्या करते हैं? हम हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा को विकसित करते हैं, या आरबीसी को विकास करने में सहायता करते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंडे हो गए, मांस, मछली, दूध और बहुत सारे फलों से प्राप्त होते हैं। आपको एक बात यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल को पॉलिश करने से उसमें उपस्थित विटामिन बी1 की मात्रा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जो थायमिन जो होता है, अगर आप चावल को अगर पॉलिश कर दीजिएगा तो उससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन बी1, थायमिन जो होता है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब विटामिन सी को समझते हैं। विटामिन ए को समझे, विटामिन बी के भागों को समझे। विटामिन सी क्या है? तो संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। बहुत सारे क्या होते हैं? अटैक होते हैं हमारे शरीरों पर, बहुत सारे रोगों का अटैक होते रहता है। तो ये क्या करते हैं? विटामिन सी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। ठीक है, यह दांतों के मसूड़े को सुरक्षित करता है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से आपको पैरिया हो जाता है, आपके मुंह से क्या आने लगते हैं? ब्लड आने लगते हैं। ठीक है, दांतों से। इसे कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिट्रिक फल, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, जितने भी खट्टे वाले पदार्थ हो जाएंगे वो क्या होते हैं? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसे हो गया आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, हरी मिर्च आदि विशेष रूप से पाए जाते हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या हो गए? आंवला, संतरा, नींबू, अंगूर, ये सब क्या है? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी क्या है? इसको भी समझते हैं। विटामिन डी से क्या होता है? यह दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक करते हैं। ये ही एक ऐसा विटामिन है जो आपको फ्री में मिलेगा। इस बात को हम लोग समझेंगे अभी कैसे फ्री में मिलेगा। ये हमें मछली के तेल हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, दूध, अंडे के पीले भाग और सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य के प्रकाश फ्री में मिलने वाला एक विटामिन कौन है? विटामिन डी है। आप आराम से सूर्य की लालिमा जो किरण जो निकलती है उस समय आप अगर सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी मिलती है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं विटामिन ई क्या होता है। ये जनन क्षमता की कमी एवं पेशियों को कमजोर बना देती है। अगर विटामिन डी की अगर आपकी मात्रा शरीर में कम है तो आपके जनन क्षमता में भी प्रभाव पड़ेगा और पेशियां जो हो जाएगी वह कमजोर हो जाएगी। ठीक है, विटामिन ई से क्या होता है? चोट पर रक्त का थक्का न जमना। इसका है कि अगर आपको कहीं चोट लग जाएगा, अगर आपका ब्लड शरीर से नहीं रुक रहा है तो आप समझ जाइए कि अब आपके शरीर में क्या होता है? आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा बहुत कम है, जिसके कारण आपका ब्लड नहीं रुकता। अगर जिसके मनुष्य के शरीर में विटामिन के की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होगी, उसका कहीं भी कटने के बाद ब्लड क्या हो जाएगा? थक्का जम जाएगा। अगर थक्का नहीं जम रहा है तो आप समझ लीजिए कि विटामिन के की मात्रा कम है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर एक एक करके देखिए, पूरे चार्ट को हम लोगों ने लिया है। यहाँ पर अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। इसके बाद पूरा पढ़िएगा कि विटामिन ए का यहाँ पर देख सकते हैं, केमिस्ट्री के नाम से भी यहाँ पर वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है। विटामिन ए का रेटिनॉल नाम होता है। ठीक है,
इसका प्रमुख स्रोत जो है यहाँ पर दिया गया है, दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, पालक हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, आम हो गया। ये बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं स्रोत का नाम दिया गया है। विटामिन B1 जो होता है, अगर आप पॉलिश कर दीजिएगा चावल को तो उससे क्या हो जाएगा, थायमीन जो होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख सोर्स यहाँ पर सारे चीज़ का दिया गया है। विटामिन B12 के से कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से भोज्य पदार्थ खाएंगे तो हमको विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, विटामिन बी की मात्रा कौन कौन से खाद्य पदार्थ से मिलेगी, विटामिन सी की कौन, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी का जो नाम है स्कर्बी एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, स्कर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को। इस बात को ध्यान रखिएगा, जेटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके जो स्रोत होते हैं अधिकांश खट्टे फल होते हैं, आप देख लीजिएगा, जैसे हो गया नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, हरी सब्जी हो गया, अमरूद हो गए। ठीक है, ये सारे चीज़ को आप देख लीजिएगा। ये खास करके आप विटामिन सी को देख लीजिएगा, विटामिन ए हो गए, विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन डी, ये सारे चीज़ को जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं खनिज लवण क्या है। ठीक है, जिस प्रकार से हमको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और इसके बाद विटामिन हो गया, उसी तरह से मनुष्य के शरीर में खनिज लवण की भी पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब खनिज लवण क्या है इसको पहले समझते हैं। तो खनिज वे रसायन है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ हम लोग ले रहे हैं, इसका मुख्य जो कार्य है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में और एनर्जी प्रदान करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा जितने भी हम लोग अभी पॉइंट को पढ़ रहे हैं। इन्हें खनिज लवण इसलिए कहा जाता है, क्यों बोला जाता है खनिज लवण, क्योंकि ये धरती से खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं। जितने भी खनिज लवण है वो क्या होते हैं, धरती पृथ्वी के नीचे से हमें प्राप्त मात्रा में मिलते हैं। तो जैसे हो गया आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक कॉपर हो गया, ये सब क्या होते हैं, जमीन से हमें मिलते हैं। ठीक है, यह खाद्य पदार्थ जो खनिज पदार्थ हमारे शरीर के विकास के लिए उचित मात्रा में बहुत ही आवश्यक घटक है। ठीक है, जैसे हो गया आयरन हो गया, आयोडीन बहुत ही जरूरी है, कैल्शियम की भी मात्रा मनुष्य के शरीर में बहुत जरूरी है। ये सारे खाद्य पदार्थ की भी मात्रा जो खनिज लवण है मनुष्य के शरीर में आवश्यक है। ठीक है, आगे समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। हमें पौधे से ही बहुत से खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे अभी पौधे का नाम बताएंगे जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ की मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। हड्डियां और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम की मात्रा आपको भी आवश्यक है। आप भी देखिएगा जब आपका हड्डी टूट जाएगा तो जो आप हड्डी के डॉक्टर आपको क्या करेंगे, दांतों के डॉक्टर जो होंगे वो अधिकांश मात्रा में कैल्शियम की गोली देंगे। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है, एक खनिज लवण है। आप इसको खाद्य पदार्थ जो पादप उत्पाद से भी बहुत सारे चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करेंगे इसको भी अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। हेमोग्लोबिन के लिए आयरन आपके लिए आवश्यक है। आपको भी पता है कि जो हम लोग का आरबीसी है उसमें आयरन की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिएगा समय समय पर सरकार के द्वारा विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है, आयरन की गोली भी वितरित की जाती है। ये बहुत सारे कैल्शियम की गोली हो गया। पोटेशियम हमारे मांसपेशियों को अच्छी तरह से कार्य करने में भी मदद करती है। तो क्या हो गया यहाँ पर, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में आयरन की पर्याप्त मात्रा चाहिए, हड्डियां एवं दांतों के विकास के लिए कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में चाहिए और पोटेशियम की जो मात्रा है मांसपेशियों को विकसित करने में के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये इसके प्रमुख प्रमुख स्रोत कहाँ से आते हैं। आखिर ये जो कैल्शियम है उनका प्रमुख स्रोत कैसे हम लोग प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम जो है वो कहाँ से प्राप्त होगा, अंडा हो गया, दूध हो गया, हरी साग सब्जियां हो गया, पत्तीदार सब्जियां हो गई। ठीक है, फास्फोरस कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो देख सकते हैं अनाज हो गए, दाल हो गए, दूध हो गए, अंडा, मछली, मछली के मस्तिष्क से हमको क्या होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है। सारा चीज़ को आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ये पूरा आप लोग को डिटेल से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पूरा लिख लीजिएगा कि लोहिए जो खनिज लवण है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पालक हो गया, मांस मछली हो गया, जीरा, हींग, सेब, ये सबसे हम लोग क्या होते हैं, लोहिए खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, तांबा हो गया, आयोडीन, आयोडीन मछली हो गया, समुद्री लवण जो होता है, जो हम लोग को नमक जो है उससे आयोडीन की मात्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जिस प्रकार से हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की आवश्यकता होती है, जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, वसा की मात्रा की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की होती है, उसी तरह से हमें थोड़ी मात्रा में क्या होती है, जल और जो होता है रुक्षांश की भी मात्रा मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक होती है। अब हम लोग जल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है जल। ठीक है, डिटेल में पहले हम लोग जल को समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जल किसी भी सजीव के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। आपको ही पता है जल ही जीवन है बोला जाता है, तो आप थोड़ा सा कम भी मात्रा में खाद्य पदार्थ को लेते हैं, ठीक है, लेकिन जल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो यही बात को लिखा गया है, जल किसी भी सजीव के लिए एक अत्यंत ही आवश्यक घटक है। यह भोजन के पाचन हो गया, ठीक है, उसको कोई भी खाद्य पदार्थ को खाइएगा तो उसको पचाने में क्या करता है, जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।
फिर अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए भी आप देखते हैं, चाहे वो यूरिन के रूप में, चाहे वो एक अन्य जिस भी अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने में क्या करता है, जल जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, निष्कासन एवं अन्य बहुत सारे कार्यों के लिए क्या करता है, जल एक अपना महत्वपूर्ण रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शरीर के अंदर होने वाले अधिकांश क्रियाएं जितनी भी होती है, मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, आपको पता है, उसमें विलयन में संपन्न होती है, जलीय विलयन में संपन्न होती है। जितने भी कार्य, चाहे भोजन का पचना हो गया, चाहे उत्सर्जन हो गया, सारे कार्य क्या होते हैं, जल के द्वारा ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल ही क्या है, जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य के शरीर का लगभग 60 से 70% भाग क्या है, जल ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शारीरिक पदार्थ का लगभग जो हम लोग का मनुष्य है वह 60 से 70% क्या है, जल का ही बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग रुक्षांश को समझते हैं। हम लोगों ने बोला कि जल और रुक्षांश की भी थोड़ी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो रुक्षांश क्या है, भोजन, यहाँ पर समझते हैं, भोजन क्रिया उचित पाचन के लिए रुक्षांश की भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन के पाचन के लिए क्या होती है, रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश रेशेदार भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो भोजन के साथ पचते नहीं है, ये क्या होते हैं, पचते नहीं है, किंतु ये क्या करते हैं, वे सुविधाजनक पाचन एवं अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में आवश्यक रोल अदा करते हैं। इस प्रकार रुक्षांश हमारे पोषण को सरल एवं सुगम बनाते हैं। रुक्षांश का कार्य क्या है, हमारे अवशिष्ट पदार्थों के क्या करते हैं, बाहर निकालने में मदद करते हैं रुक्षांश। ठीक है, इसे प्राप्ति कहाँ से होती है, इसको भी समझते हैं। रुक्षांश हमें कच्चे फल, सब्जियां, सलाद से अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अभी देखिएगा बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, सलाद का एक पर्याप्त मात्रा लेते हैं, तो वो क्या होता है, रुक्षांश का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, सलाद जो होता है जिसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, प्याज का हो गया, सेब हो गया, इसके बाद हो गया टमाटर हो गए, गाजर हो गया, मूली हो गया, बहुत सारी चीज़ों का उसमें क्या होता है, मिश्रण रहता है। तो सलाद बहुत ही अच्छा एक स्रोत पदार्थ है, किसका, रुक्षांश का। फल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार से विटामिन हमको कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, रुक्षांश भी नहीं करता, लेकिन ये क्या करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन के लिए एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए, बहुत ही अच्छे से हम लोग डिटेल में जितना हम लोगों ने पढ़े, अब शॉर्ट में एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब एक एक करके समझते हैं। हम लोगों ने शुरू से पढ़ा कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, रुक्षांश, सब चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो पहला हो गया पोषक तत्व, यहाँ पर नाम दिया गया है, उसके कार्य कौन कौन से हैं, छोटा में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, तो समझते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा का क्या कार्य है। तो हम लोग छोटे में समझेंगे कि ये क्या करते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। दूसरा हो गया प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर वर्धक भोजन हो गया। ठीक है, और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने में सहायता करता है, कौन, प्रोटीन। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा जरूर। विटामिन एवं खनिज लवण का कार्य क्या है, स्वस्थ रखने में और रोगों से लड़ने में मदद करता है, विटामिन और खनिज लवण। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं क्या करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में और रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। रुक्षांश जो होता है, रेशेदार जो होते हैं, ये क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में, यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, कौन, रुक्षांश। जल का कार्य क्या है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में बहुत ही हम लोगों ने समझे हैं। ठीक है, अब हम लोग विटामिन को शॉर्ट में समझते हैं, जो इतना देर से पढ़ रहे थे, अब विटामिन को शॉर्ट में समझते हैं क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए का क्या है, प्रमुख कार्य, तो त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। यहाँ शॉर्ट में अब हम लोग एक एक चीज को समझते हैं चार्ट के माध्यम से। तो विटामिन ए का कार्य क्या है, त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में। इसका अगर अभाव हो जाएगा, यानी कि अगर कमी हो जाएगी विटामिन ए की, तो इससे क्या होगा, दृष्टिहीनता हो जाएगी। जो रोतंदी बीमारी होती है वह विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन बी1 का कार्य क्या है, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको स्वस्थ बनाए रखने में एवं हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में कौन होता है, विटामिन बी1 का कार्य होता है। यदि विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी तो इससे कौन सा रोग होगा, बेरी होगा। डायरेक्ट इस चार्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन बी1 की कमी क्या होगी, बेरी होगी। विटामिन सी का जो होता है, इससे क्या होता है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन सी का कार्य क्या है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। इसके अभाव से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी बीमारी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी, इससे क्या होता है, हड्डियों एवं दांतों के में कैल्शियम के उपयोग, आपको भी देखिएगा हड्डी कमजोर हो जाएगा और दांतों से ब्लड आने लगता है, तो ये क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, जिससे
एक इससे अगर कमी हो जाएगी विटामिन डी से तो इससे क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। अभी देखिएगा आपका जो होता है ना पैर आदमी का इस टाइप से, घुटना जो होता है यहाँ पर सटने लगता है दोनों तरफ से, चांद टाइप से, यहाँ पर दोनों साइड से वो सट जाएगा। तो ये क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। यही आपको एक विटामिन जो मुफ्त में मिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो इससे अगर विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा, रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। ठीक है। विटामिन ई से क्या होता है, त्वचा एवं प्रजनन अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। इससे क्या होगा, अगर रोग होगा तो इससे क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। ठीक है। विटामिन ई से इसका कार्य क्या है, तो रक्त को थक्का जमाने में। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो रक्त आपका थक्का नहीं जमेगा, अगर आपका कहीं भी कट जाएगा तो ब्लड निकलते रहेगा। ठीक है। अब हम लोग खनिज लवण के स्रोत को समझते हैं, डिटेल में पढ़े हैं तो वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आयोडीन आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, ये सारे स्रोत है, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, आयोडीन नमक हो गया, अदरक हो गया, और समुद्री उत्पाद जितने भी है उससे आयोडीन की मात्रा हमको मिलती है। खनिज लवण देख लीजिएगा हेडिंग। ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। फॉस्फेरस का प्रमुख स्रोत कौन कौन है, केला हो गया, दूध हो गया, मिर्च हो गया, और फ्रेंच बीन हो गया, बादाम हो गया, ये सभी स्रोत फॉस्फेरस के। अब लोहा के कौन कौन से स्रोत हो गया, लोहा ये वाला लोहा, पालक हो गया, पालक से हमें लोहे खनिज लवण प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा हो गया सेब हो गया, मडुआ हो गया, साबुत अनाज हो गया, और यकृत जो लीवर होता है बहुत सारे जीव के, उसको खाने से हमें क्या होता है, लोहे पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज लवण। इसके बाद हो गया कैल्शियम की प्राप्ति कहाँ से होती है, दूध हो गया, अंडा हो गया, मूली हो गया, और सलजम हो गया, और केला हो गया। ठीक है। ये सारे चीज से हमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा मिलती है। ठीक है। अब हम लोग संतुलित आहार को थोड़ा बहुत ही जल्द अब खत्म होने वाला है, डिटेल में थोड़ा समझ रहे थे। आज हम लोग का जो दूसरा यूनिट है भोजन, उसको आज हम लोग डिटेल से पढ़ के आज खत्म ही कर देंगे। ठीक है। तो संतुलित आहार क्या है, फिर तीसरे यूनिट में हम लोग आएंगे। तो संतुलित भोजन क्या है, पॉइंट को समझते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व क्या होती है, उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश एवं जल की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अगर हम लोगों ने शॉर्ट में समझे बहुत ही कम समय में, तो संतुलित आहार क्या है, हमारे मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एवं उसके वृद्धि एवं विकास को बनाए रखने के लिए हमें उचित मात्रा में क्या होती है, सभी प्रकार की जितने भी पोषक तत्व है एक उसका पर्याप्त मात्रा में, लिमिट मात्रा में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। साथ ही साथ हमको क्या लेना चाहिए, रुक्षांश एवं जल की भी मात्रा को लेना चाहिए। इसके कहने का अर्थ है, अगर एक थाली है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा से संबंधित भोजन होना चाहिए, प्रोटीन से संबंधित, वसा से भी संबंधित होना चाहिए, और विटामिन से संबंधित भी क्या होने चाहिए, खाद्य पदार्थ होने चाहिए। साथ ही साथ जल भी होना चाहिए। आप देखिएगा एक गिलास में जल भी आदमी साइड में रखता है। और रुक्षांश का अर्थ है कि आप साइड में देखिएगा एक सलाद का कटोरी होता है, यानी कि जल की भी मात्रा होनी चाहिए, सलाद यानी कि रुक्षांश की भी मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और वसा की भी मात्रा होनी चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं, संतुलित, यानी कि पर्याप्त मात्रा में सभी खाद्य पदार्थ अगर आपके थाली में है तो उसी को संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरा है, पकाने से विटामिन सी जो होता है आसानी से नष्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि आप भोजन को पकाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ को पकाते हैं, तो सबसे आसानी से नष्ट होने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है भोजन को पकाने के दौरान, तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। संतुलित भोजन का ही कारण है कि आप देखिएगा विद्यालय में मिड डे मील योजना लाया गया था कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब जो तबके थे वो क्या हो जाते थे, कुपोषित हो जाते थे, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता था। तो सरकार ने इस योजना को लाया था। इसका भी एक मुख्य कर्तव्य जहाँ पढ़ाई से संबंधित है, उसी तरह आपका क्या हो गया, संतुलित भोजन से भी संबंधित है कि बहुत सारे भोजन बच्चे क्या हो जाते थे, कुपोषित हो जाते थे। कम से कम उनको एक टाइम का भोजन सही से मिल पाए। आप देखिएगा आजकल तो बहुत सारी चीज़ हो गया, नाश्ता में मिलने लगा है, और बहुत सारे अंडे हो गए, खिचड़ी हो गया, दाल भात हो गया, केला भी वितरित किया जाता है, फल भी हो गया, बहुत सारे फल भी वितरित किए जाते हैं। तो ये सभी क्या है, सरकार की एक योजना जो मिड डे मील आई थी, वो संतुलित भोजन का ही एक रूप है। ठीक है। हम लोग समझते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि भोजन पकाने की विधियां कौन कौन से, हम लोग भोजन किस किस माध्यम से पकाते हैं। आपको डायरेक्ट सीटेट के पेपरों में देखा जाता है, हम लोग जेटेट को स्पेशल लेके पढ़ रहे हैं, तो सीटेट के में आपको डायरेक्ट तीसरा के बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें एक अलग दिया रहता है। तो उसमें क्या होता है, भोजन पकाने की विधि क्या है, भूनकर, तलकर, सेककर, ठीक है, और उबालकर, ये सारे क्या होते हैं विधियां जो है तीसरे क्लास के बुक में दिया गया है। डायरेक्ट सीटेट इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग जेटेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल में पूछा जाता है। तो क्या भोजन की विधियों को पकाने में पाला गया, जल के माध्यम से हम लोग भोजन को पकाते हैं। दूसरा उष्मा,
जहाँ जल, पहले हम लोग पानी भाप बनाकर, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, उष्मा के माध्यम से भी पकाते हैं, हीट के माध्यम से, चिकनाई के माध्यम से भी पकाया जाता है भोजन को, और वाष्प के माध्यम से भी भोजन को पकाया जाता है। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या है। जल के माध्यम से किस प्रकार से पकाते हैं कोई भी भोजन को, तो खदकाना। आप भी देखिएगा चावल को बनाते समय क्या कहया, खदकाया जाता है। उबालकर भी बहुत सारे, जैसे मोमो उमो हो गए तो उसको क्या बनाया जाता है, उबाला जाता है। बहुत सारे चीज हो गया, सिझाकर भी बनाया जाता है जल के माध्यम से, ठीक है। अब उष्मा के द्वारा किस प्रकार से हम लोग खाद्य पदार्थ को बनाते हैं, तो सेक कर, भूनकर, भट्टी में उष्मा यानी कि हीट के माध्यम से, भट्टी में देखिएगा भुट्टा उटा पकाया जाता है, धातुओं के बर्तन में भुना जाता है, बहुत सारे चीज, लावा उबा हो गया, बेकिंग के माध्यम से भी पकाया जाता है, ठीक है, उष्मा के माध्यम से। अब चिकनाई के माध्यम से उथलना हो गया, गहरा तलना, बहुत ही डीप से, इसके बाद सूक्ष्म तलना हो गया, ये सारे माध्यम है, ठीक है। अब गया वाष्प के रूप में, हम लोग भाप कर और वाष्प के द्वारा पकाया जाता है, ये सारे माध्यम थे, ठीक है। हम लोग क्षेत्रीय व्यंजन को कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग को लेसन 2 जो है भोजन, आज इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करना है, भाग 1 और भाग 2 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेसन 3 को पढ़ेंगे, ठीक है। भोजन के बाद जो आएगा पौधे हो गए, और एक हो गया आपका जंतु हो गया। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग पौधे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रीय व्यंजन कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा अब खत्म होने वाला है। भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। आपको भी पता है कि भारत का एक ऐसा विभिन्नता वाला देश है, ठीक है। आपको भी पता है, अनेक अनेक क्षेत्र में आप जाइएगा तो अनेक अनेक खाद्य पदार्थ मिलेंगे। खान पान के साथ साथ आपको रहन सहन भी अलग अलग मिलेगा, पहनावा भी अलग अलग टाइप का मिलेगा। आप उत्तर भारत में चल जाइएगा तो अलग है, दक्षिण भारत में चल जाइएगा तो खान पान भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, पूर्वी भारत में चले जाइएगा वो भी अलग है, पश्चिमी भारत में चले जाइए तो वो भी अलग है। यानी कि आप अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा तो आपको अलग अलग खान पान के साथ साथ रहन सहन, आपका व्यवहार, हर चीज में आपको विभिन्नता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्या है, भारत फिर भी विभिन्नता में एकता वाला देश है। अब बात को समझते हैं, किसी क्षेत्र का खान पान उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ के आसानी से उपलब्ध उस खाद्य पदार्थों का क्षेत्र। इस बात को अगर समझे तो क्या इससे बताया गया इस पूरे पॉइंट में कि आपको जो होता है ना, हर क्षेत्र में आपको विभिन्नता तो देखने की मिलेगी। तो वो क्या होता है, उस क्षेत्र में अगर पर्याप्त मात्रा में जिस खाद्य पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, उसी को उस क्षेत्र का पकवान बना दिया जाता है, या उसे उसके उस संस्कृति से जोड़ दी जाती है। इसको अगर हम बहुत ही अच्छे से समझे तो आप देखिएगा कि केरल साइड में अधिकांश जो है उसका जो संस्कृति है वो देखिएगा, आपका नारियल जो होता है उसमें प्रमुख होता है, ठीक है। तो उनके संस्कृति में है कि आपको नारियल देखिएगा हर त्योहार में या हर शादी ब्याह में भी वहां पर नारियल विशेष रूप से लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग मछली व चावल खाते हैं। आपको पता है, जो भी समुद्री एरिया में रहेंगे, आपको पता है जो भारत का जो एरिया है इस टाइप से नीचे जो वाला भाग है, ये जो समुद्री एरिया है, आपको पता है यहाँ का जो इधर हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल जो हो गया, इधर केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ये सारे क्षेत्र के जो भी लोग होंगे अधिकांश क्या होंगे, समुद्री एरिया के आसपास के हैं, तो यह क्या करेंगे, चावल और मछली का ज्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि दक्षिण भारत के लोग अधिकांश वहाँ पर नारियल का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर नारियल का उपयोग करते हैं। उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं, रोटी अधिक मात्रा में खाना पसंद करते हैं। केरल में क्या होता है, टेपियोका और नारियल बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं, इसी कारण वहाँ के लोग इसे खाना पसंद करते हैं। केरल, ये भी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग जेटेट पढ़ रहे हैं। तो केरल में क्या होता है, टेपियोका जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और नारियल की भी वहाँ पर मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर भोज्य पदार्थ में टेपियोका और नारियल जो पर्याप्त मात्रा में खाया जाता है। लिंग ऊ फैन, यह एक सांप का प्रकार है, ठीक है। ये सीटेट का 2 क्वेश्चन है। ये कहाँ पर आपका खाया जाता है, तो हांगकांग के लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं, ठीक है। तो लिंग हू फैन क्या है, एक सांप से बना एक खाद्य पदार्थ है जिसको हांगकांग के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में कौन से राज्य में कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाता है, अगर डिटेल से पढ़ना है तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा कि बिहार में क्या होता है, लिट्टी चोखा प्रमुख रूप से खाया जाता है, और भी बहुत है, दाल चावल भी वहाँ खाया जाता है। गोवा में किस प्रकार के है, गोवा में देखिए यहाँ पर मछली जो होता है नारियल के तेल में बनी होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछा जाता है, जीटेट में भी कभी कभी पूछ दे। तो गोवा में के जो लोग होते हैं वह नारियल के तेल में बने हुए मछली को भून के खाते हैं, लेकिन अगर उत्तर भारत जो हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ सरसों के तेल में बनी हुई मछलियों को खाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट में, कि गोवा के लोग क्या करते हैं नारियल के तेल में, और उत्तर भारत के लोग जैसे जम्मू कश्मीर इधर के लोग क्या करते हैं वह सरसों के तेल में खाते हैं। फिर गुजरात का जो भोजन हो गया, क्या हो गया, ढोकला हो गया, लेमन राइस हो गया, ये सब सारे खाद्य पदार्थ है। असम के लोग क्या खाते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर झारखंड के लोग यहाँ पर देख लीजिए,
रुड़का हो गया, मशरूम हो गया, मडुआ रोटी, ये सब लोग यहाँ क्या कहते हैं, पिट्ठा उठा हो गया, ठीक है, ये लोग खाते हैं, ठीक है। नागालैंड के लोग क्या खाते हैं, मोमोज हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें। पंजाब के लोग क्या खाते हैं, सरसों का साग हो गया, मक्के की रोटी, ये सारी चीज़ को खाते हैं। जरूर इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ का है। राजस्थान, केरल का देखिए टेपियोका हो गया, ये सारे खाद्य पदार्थ का नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पर पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि अवशिष्ट पदार्थ एवं उसका पुनः चक्रण। आपको पता है दो तरह के होते हैं खाद्य पदार्थ, एक जो सड़ गल जाते हैं और एक जो कि नहीं सड़ते जलते हैं। तो जैव निम्नीकरण, यहाँ जो कि निम्नीकृत हो जाए, यानी कि जो अपघटित हो जाए, उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ या कचरा कहते हैं। इसको समझते हैं। यह वातावरण में कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, जिससे हो गया फल, सब्जी के छिलके, अंडे, कागज आदि, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण को अगर सिंपल में समझे, सिंपल शब्दों में, तो क्या होते हैं, ये अपघटित पदार्थों द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। बहुत सारे जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फल हो गया, कोई भी साग सब्जी अगर आप फेंक दीजिएगा उसके छिलकों को, तो क्या हो जाएंगे, वो सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन जैव अनिम्नीकरण में क्या होता है, ये क्या होता है, ये कचरे कभी भी अपघटित नहीं होते हैं। जैसे हो गया पॉलीथीन हो गया, कांच के टुकड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये कभी भी आप वर्षों वर्षों तक क्या होते हैं, ये सड़ते नहीं है और ये क्या करते हैं, हानि ही पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा सरकार के द्वारा योजना लाई जाती है, नगर पालिका के द्वारा, एक आपको हरा डिब्बा देखने के लिए मिल जाएगा बहुत सारे क्षेत्रों में। ये ग्रीन होते हैं, हरा तरह का होता है। और एक आपको दिखिएगा एक डब्बा जो होगा वो नीला रंग का होगा, ठीक है। ये क्या होता है, नीला कलर का एक डिब्बा आपको मिल जाएगा वहां पर टांगा हुआ। इसमें क्या होता है, जो जैव निम्नीकरण खाद्य पदार्थ जो होते हैं या कचरा होता है, उसको हरा वाला कचरे डब्बे में रखने के लिए बोला जाता है, और जो अनिम्नीकरण है उसको नीला वाला डब्बा में रखने के लिए बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको गाय माल मवेशी भी क्या हो जाते हैं, खा जाते हैं, और इसको दूर दराज क्षेत्रों में क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, या उसको दबा दिया जाता है, या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा पहले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, या ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर टिप लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपका ये सीरीज़ का, तो आपको सबसे पहले कोई भी अपडेट मिलेगा तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। लक्ष्य जेटेड एग्जाम चैनल पर आपको लगभग सभी चीज़ों की तैयारी करवाई जा रही है। सीडीपी का भी वीडियो आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा होगा। लगातार वो सीरीज चल रही है, आपको मिलते रहेगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को एक एक करके देखे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों के अवयव को पूरे पढ़े, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, सारे चीज़ उसके प्रकार हो, भेद हो, उसके सारे स्रोत को भी हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। तो आज हम लोग का ये जो दूसरा पार्ट था, आज हम लोग का भोजन समाप्त हो गया। अगले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं, पहला पार्ट में हम लोगों ने कर लिए हैं परिवार एवं पड़ोस, परिवार एवं मित्र जो है दूसरा हो गया। हम लोगों ने भोजन को बहुत ही अच्छे से किए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो यूनिट तीसरा कल आएगा, वो हो जाएगा पौधा, ठीक है। फिर इसके बाद जंतु। इस जो दूसरे यूनिट में बहुत 3 भाग हो सकते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दूसरे यूनिट में देखिए भोजन है, दूसरा हो गया पौधा, और तीसरा हो गया जंतु। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ को करेंगे। तो हम लोगों ने भोजन को बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्लांट के ऊपर आएगी, कि किस प्रकार से प्लांट कौन होते हैं, हर्ब्स और ट्री जो होता है, साग झाड़ी वृक्ष हो गए, उसके प्रकार को भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जंतु में हम लोग उसके आहार को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट जो फिर इसके बाद जो आएगी आवास आएगी। इस तरह करके हम लोग सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब ईवीएस का जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब 60 नंबर का ईवीएस आने वाला है, इसलिए आपको शुरू से ही तैयारी करनी होगी। अगर आपका पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट को मारिएगा तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। तो थैंक यू, ठीक है साथियों, धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक शेयर कीजिएगा, लोगों को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।